कहानी का नाम विडंबना। कहानीकार रांगेय राघव जी। लखनऊ से गाड़ी शाम को चली। इतनी भीड़ थी कि मनमोहन को हिलने की भी जगह नहीं मिली। डिब्बे में लोग या तो गांधी जी की बात करते थे या औरतों की, और जैसे जितने विषय हैं वे उनके अपने हैं, उन्हें छूना सभ्यता के विरुद्ध है। डिब्बे में बैठे बैठे मनमोहन को लगा जैसे सांझ का धुंधला प्रकाश रात के निविड़ अंधकार में तेजी से घुसता चला आ रहा है। भीतर कितनी गर्मी थी, प्राणों में कसक उठती है। मन बचना चाहता है, किंतु खिड़की से बाहर झांकने तक की कोई राह नहीं। भीतर घुप अंधेरा छा रहा है। लोगों ने खिड़कियों पर पीठें अड़ा रखी हैं। दरवाजों के सामने बड़े बड़े बक्सों के ढेर पर एक न एक आदमी नुमा जानवर बैठा ही है, जो जरा सा छूते ही काटने को दौड़ पड़ता है। मनमोहन निराश होकर देखता है, कुछ भी नहीं दिखता। बातें हो रही हैं किंतु मन नहीं लगता। कहाँ जा रहे हैं आप? प्रश्नकर्ता ने उस उबा देने वाले सन्नाटे को तोड़कर मनुष्य बनने का प्रयत्न किया है। पशु भी साथ रहते हैं किंतु परस्पर बोलते नहीं। इनमें से किसकी अपनी व्यथाएं नहीं, किसकी हड्डियों में तपिश का जहर नहीं, लेकिन सब हंसते हैं जैसे हंसी का सफेद झूठ सारे जीवन की घोर कालिमा को ढांक लेगा। उत्तर दो तीन व्यक्तियों ने एक साथ दिया। अंधकार में यह निश्चय नहीं हो सका कि किससे प्रश्न पूछा गया था। वास्तव में किससे प्रश्न हुआ है जो कोई भी उत्तर दे सके। इस भ्रम का उत्तर था कोलाहल। मनमोहन ने एक लंबी सांस खींची और धोती उठाकर पसीना पोंछा। बगल वाले व्यक्ति ने तड़प कर कहा, ये जनाब, ये वर्जिश कीजिएगा, यहां आंख कुचा दी। मनमोहन को मन ही मन हंसी आ गई। अंधकार ही समस्त संघर्ष का मूल कारण है। जी, मैं कानपुर। टूंडला तक जाने का विचार है? यहीं आगरा। कानपुर की मिलें, टूंडले का जंक्शन, आगरे का ताजमहल और पेठा। मनमोहन फिर मन ही मन हंसा। कानपुर तो गाड़ी 4 घंटे ठहरेगी ना? 4.25 घंटे। जी? एक व्यंग्य मिश्रित उत्तर। इतनी सतर्कता होने पर भी जीवन कौन अच्छा है? तुम क्या भीड़ में नहीं हो? तुम भी क्या पिस नहीं रहे हो? और फिर मनमोहन को विचार आया, तीसरे दर्जे में तो शायद आदमी अधमरा ही हो गया होगा। है कहीं ड्योढ़े में भी सांस लेने की गुंजाइश? क्या जमाना है। कमबख्त औरतों ने तो इधर बैठना ही छोड़ दिया। सफर की आधी दिलचस्पी तो यूं समाप्त हो गई। जो बैठती है वह औरत की शक्ल का पठान ही होता है। कंजर भी रोटी के पीछे इतना नहीं झगड़ते होंगे जितना वे जगह के लिए मरते हैं। और है ही कितनी देर की बात। यह लाइन अच्छी है। इसमें उतने फौजी नहीं होते, वरना वह लात पड़ती है कि लीडरों में पड़ जाए तो एक दिन में एका हो जाए और सारा मामला नील हटने के पहले ही तय हो जाए। एकाएक उसका ध्यान टूटा। एक पतली आवाज ने कहा, जी, मैंने इसी साल MBBS की परीक्षा पास कर ली है। किसने? आपने? एक और शब्द हुआ। जी हां, मैं गार्ड हूं। मनमोहन चौंक गया। सिगरेट मुंह से लगाकर जलाई और दिया सलाई को जरा देर तक हाथ में रखकर इधर उधर देखा। आवाज आई, आप तो डिब्बे में बैठने ही न देंगे। दिया सलाई बुझ गई। किसी ने खांस कर कहा, आजकल के लड़के सिगरेट के बिना जी सकेंगे? कुछ हास्य, कुछ अर्ध विक्षिप्त नीरसता। कहने वाले ने जैसे हवाई जहाज के गुजरने तक विश्राम किया। प्रतीक्षा थी कि यह कोलाहल आगे बह जाए, और बहने को क्या नहीं कहा। इस समस्त ब्रह्मांड में प्रत्येक क्षण बहा जा रहा है। भारतवर्ष बहा जा रहा है, रेल बही जा रही है,
लेकिन कौन किधर बहा जा रहा है, इस पर सबके भिन्न भिन्न विचार हैं। यह बहना ही यदि जीवन का चिन्ह है तो क्या जीवित नहीं है? रेल की एक लकड़ी भी धीरे धीरे बदल रही है, ठीक ऐसे ही जैसे कि करोड़ों आदमियों का जीवन अपने आप बदलता चला जा रहा है। इन करोड़ों का अपार दुख यदि रेल का सा हाहाकार ही है, तो क्या उसके लिए कोई स्टेशन नहीं है? क्या यह करोड़ों व्यक्तियों की यात्रा एक बिना टिकट सफर का भय ही है, या उसमें जो जगह पाने की तृष्णा है उसका कोई अधिकार भी उनके पास है? अधिकार। मनमोहन ने अंधकार में इधर उधर देखा। प्रश्न हुआ, आप गार्ड हैं और एमबीबीएस भी? जी, मैं होम्योपैथ हूं। सारा डिब्बा ठठाकर हंस पड़ा। अर्थात रोग के साथ इनकी रोगी से भी उतनी ही दुश्मनी है। मनमोहन ने सोचा, कितनी विकृत अस्वास्थ्यकर है यह जीवन की प्यास। मनुष्य कुछ करना चाहता है किंतु वह कर नहीं पाता क्योंकि वह अवरुद्ध है। डॉक्टर की पतली आवाज फिर गूंजी, मैं आपको स्टेथोस्कोप दिखला सकता हूं। किंतु अंधकार ने हिलकर इस सत्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद डिब्बे में एक असह्य नीरवता छा गई। एक अनवरत घोष हो रहा है, लोहे पर लोहा रगड़ खा रहा है। कितनी कटुभाषिनी है यह फिसलन भी, किंतु यह निस्सीम शब्द भी शांति बन गया है। सारा संसार आज डॉक्टर बन बैठा है, लेकिन इस जहर का साहस है कि कहीं से भी उतरने का नाम नहीं लेता। काश उजाला होता तो डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप दिखलाते, लेकिन इस समय वे ऐसे ही मन मसोस कर रह गए जैसे प्रेमी 100 कस्में खाकर भी प्रिया को विश्वास न दिलाने पर छटपटा कर रह जाता है कि वह उसे अपना दिल चीर कर नहीं दिखा सकता। और अंधेरा कितना भयानक, जैसे मानव की घृणा हो एक भीतर ही भीतर गल कर फैलने वाला घाव हो। न धोया जा सकता है, न चेतना में उसका संग ही हृदय का तारतम्य झेल सकता है, जिसमें बचने का उपाय एक चीरा है जो अपने आप में इतना भयानक है कि उसके लिए अपने आप औषधि सूंघ कर मूर्छित होना भी श्रेयस्कर है। क्योंकि वे गुलाम हैं, सरकार ने गुलामों की रोशनी बुझा दी। उसने रोटी सामने रखकर कहा है, न खाओ, यद्यपि रोटी का आटा हम ही ने दिया है। उसने कहा है, सफर कम करो। हम नहीं मानते, दुख उठाते हैं। आजाद होने की यह चेष्टा ही हमारे जीवन का, हमारी अनंत परंपरा का अभिशाप है, दुस्साहस है। रेल एक झटके के साथ रुक गई है। न जाने लोग किधर घुसे आ रहे हैं, जैसे मच्छर हों, जैसे मक्खियां हों। डिब्बे में अभी भी कोई बड़बड़ा उठता है, जैसे मनुष्य अपने अधिकार को तनिक भी नहीं त्यागना चाहता। आज वह पूर्ण रूप से इतना स्वार्थी हो गया है कि उसके लिए केवल एक शब्द है, कमीना। किंतु सत्ता की धारा आज कठोर पत्थरों पर लड़खड़ाती हुई बह रही है। उसके पास जैसे और कोई चारा नहीं। डिब्बे में घुसने वालों के लिए भी न जाने कैसे उस भीड़ में अपने आप जगह हो गई। मनमोहन को विस्मय हुआ। यह हिंदुस्तान का डिब्बा है। इसमें सदा ही ऐसे लोग जबरदस्ती घुस घुस आए हैं और ऐसे ही जगह भी हो गई है। इतिहास की यही भीरुता आज जातियों की एकता बन गई है, जैसे मध्यकालीन व्यक्तिगत शौर्य यानी शिवल्री को हमने मूर्खता का नाम दे दिया है। अंदाज से लग रहा है कि चारों ओर जो खड़े खड़े यात्रा कर रहे हैं या कहिए पैदल सफर कर रहे हैं, उनमें से ही कोई गुनगुना रहा है। ठीक वही गीत जो मनमोहन ने एक बार लाखेरी के छोटे स्टेशन पर एक कुली को गाते सुना था। उस दिन ठंडी हवा चल रही थी, बरसात हो चुकी थी। बरसात तो अब भी हो रही है।
अपने ही शरीर की दुर्गंध से मन मिचला रहा है। यदि अपना न होता तो कभी का छोड़ दिया होता, किंतु दुर्बल है यह मनुष्य। मन की कैंचुली बदलेगा हजार, तन की एक नहीं बदल सकता। यह भीख है या प्राणों की वह अनन्यभूत पराजय जिसमें पशुता की शक्ति की हीनता को मनुष्य ने एक भाषा का माध्यम होने के कारण मानवता कहा है, और उसे श्रेष्ठ कहने के लिए सुरत्व की छलना भी उसके आगे फेंक दी है। जैसे बालक दौड़ रहा हो गेंद के पीछे, जो आगे बढ़ती जा रही हो, ढुलकती जा रही हो, पीछे बुलाती और आपने देखा, उफ बड़ी गर्मी है। एकाएक मनमोहन चौंक उठा। यह बियावान में किसकी तान गूंज उठी, जैसे सहारा की रेगिस्तान में कोई मशक भरकर छिड़काव कर रहा हो। 1.5 पैसे का खून और सही। औरत की आवाज है। दिया सलाई निकालने के लिए जेब की ओर हाथ बढ़ाया। भाई साहब। जी फरमाइए, कठोर स्वर से उत्तर मिला। फिर बगल वाले सज्जन ने कहा, हाँ तो क्या तय रहा दारोगा जी, 1000 गांठों की परमिट दिलवाइएगा। जनाब वॉर फंड में क्या देंगे? अच्छा हटाइए, हर गांठ पर 3-3 रुपए। 3000 तो क्या हुआ? हास्य, बड़ा बुरा हास्य। अजी हम लाला हैं, 3000 दूंगा, 20,000 कमाऊंगा। एक ठहाका, और मनमोहन ने फक से माचिस जलाकर देखा। स्त्री के दांत बाहर निकले हुए थे और उसकी आवाज में ऐसा फाहशापन था जिससे मनमोहन के हृदय में एक घृणा सी कांप उठी, जिसे वह अपने आप दबा गया। हाँ क्या कहा आपने? विचार ने लौटकर ठोकर मारी। आपका मतलब है कि जो सुंदर नहीं उसे संसार को अपनी ओर आकर्षित करने का अधिकार ही नहीं है? क्यों नहीं? वह स्वयं ही कौन सुंदर है। लेकिन जो कुछ नहीं है उसे उस ओर हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए। तब भारत की मांग एक अनुचित मांग है। मनमोहन अपने आप लज्जित हो गया। अंधकार में किसी की आकृति नहीं है, क्योंकि आज छाया चिरसंगिनी नहीं रही, क्योंकि आलोक का खंग उसकी म्यान में डूब गया। यह छायाओं का विराट सम्मेलन ही अंधकार बन गया है। जैसे व्यक्तियों की वज्र जड़ता का नाम ही परंपरा है, गतिरोध की हलचलहीनता ही एक सत्ता की कोशिश नहीं, एक अपदार्थ अकिंचनता है। व्यक्ति का यह लय वैसा ही है जैसा अंधेरे में लगी घास का। इतना भी नहीं कि नदी की तह में पड़े कंकड़ हों जो अपने आप बह बहकर चिकने हो जाएं, जैसे शालिग्राम। गाड़ी फिर स्टेशन पर रुकी। बाहर उजाला है। बाहर भी जीवन एक पहले से बना कार्यक्रम है। रेल आते ही पूरी बेचैनी है। जलेबी की पुकार लगती है। पान, बीड़ी, सिगरेट और फिर वो धर्मोपदेश, हिंदू पानी, मुस्लिम पानी, हिंदू मिठाई, इस्लामी समोसा। एक चिता है, एक कब्र, और मनुष्य सोचता है किस पर अपना पांव धर दूं, क्योंकि मैं भी मुर्दा हूं, क्योंकि या तो मैं नंगा हूं या मुझ पर किसी ने कफन ओढ़ा दिया है। जरा आप इस गठरी को हटा लें सेठ साहब। जी यह चश्मा न होने की गड़बड़ी से है। जरा गौर फरमाइए, यह गठरी नहीं मेरी जांग है। इधर आ जाइए, इधर, कोई कहता है। ठठाकर हंसने वाले चुप हैं। व्यक्ति ने धम से बैठकर कहा, देखिए ना, क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल से टिकट मिला है साहब। 1 रुपया तो टिकट बाबू ही खा गया। अरे साहब क्या पूछते हैं, 1 सेकंड क्लास का टिकट लिए रो रहे हैं ड्योढ़े में। कहने वाले के प्रति लोगों के हृदय में एक अज्ञात श्रद्धा का उदय हुआ है। त्याग करने का ही संसार में मोल है। घर में यदि खाने को नहीं है तो राजनीति में कौन भाग लेने को तैयार नहीं हो जाता। कम ही है मोती के जवाहर जो दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। क्या वे आज कहीं के एडवाइजर नहीं होते?
शत्रु के पद की तोल में रखकर अधिकारहीन का गौरव देखा जाता है। यदि रावण आग का पेड़ होता और राम एक कटार से ही उसे काट डालते तो क्या उनकी घर घर पूजा होती? क्यों, आपने गार्ड से नहीं कहा? सुनते हैं किसी की यह लोग, टुकड़ों के गुलाम। कहने वाले के स्वर में अपार विक्षोभ है। उसका बस चलता तो स्वर्ग के धोखे में वह आकाश के सारे नक्षत्रों को पृथ्वी पर उतार लाता और अपनी ही भूमा को चकनाचूर कर देता। यह शब्द ऐसे निकले हैं जैसे मोटी लाइन के चलते समय उसके स्लीपर खड़खड़ा उठते हैं, फटर फटर करते हैं। उनका यह क्रोध सामाजिक है क्योंकि व्यक्तिगत है, क्योंकि उनके अज्ञान में भी उनका व्यक्ति एक सामाजिक दासत्व है, क्योंकि रेल उनकी अपनी नहीं और वे उसमें भी समझौता करके बैठ नहीं सकते। उन्हें यही अविश्वास भूत की तरह डरा रहा है कि एक दूसरा केवल एक दूसरे को खा जाने के लिए है। जो बाहर है वह शत्रु है, जो भीतर है वह पड़ोसी है। पैसा चाहिए, अनाथ बनकर पेट बजाइए, जो माता के पक्षपाती बनकर सबको वेश्यागामी करार दीजिए, या आंख मीचकर अंधे बन जाइए। बाहर झांकने वालों को प्लेटफॉर्म की दूसरी तरह कला मुंडी खाकर बहलाइए। क्लर्कों को नवाबों की औलाद बताइए। एक झूठ नहीं, अनेकों और समाज के यथार्थ चित्रण। एक के बिना भी काम नहीं चलता। यहां कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने लिए हैं, क्योंकि सबको पैसे देकर यात्रा करने का गर्व है। जिसके पास पैसा नहीं वह अपराधी है। औरत का स्वर सुनाई दिया। वह कह रही थी, मुखड़ा क्या देखूं दर्पण में, धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी डूबे जल में। मनमोहन के मन में आया, कह दे पहले आप दांत बदलवा लीजिए, और उत्तर भी याद आ गया, आंखें कमजोर हो जाएंगी। तभी तो हाथी के दांत मरने पर ही मिलते हैं। अगर जिंदा रहते हाथी के दांत मिल जाएं तो फिर क्या है, घर घर हाथी बंधा पाइएगा। किंतु औरत की आवाज में धर्म का उतना नशा नहीं जितना स्त्रीत्व के ज्ञान का बाजारूपन है। मुखड़ा देखने योग्य तो कोई नहीं। मनमोहन यदि यही बात कहता तो शायद लोग समझते कि अब चूरन बेचने का गीत शुरू होने वाला है। लेकिन वह एक स्त्री का स्वर था। इतने मर्दों में एक औरत, जैसे बहुत से फौजियों में एक सिविलियन, जैसे बहुत से कलेक्टरों में एक कांग्रेसी, जैसे बहुत से ऊंटों में एक गधा। अपना अपना विचार, अपनी अपनी हांडी है। सब अपनी अपनी अलग अलग पकाते हैं और सबको अपनी अपनी में सबसे अधिक आनंद आता है। अचानक एक चिहुक, माफ कीजिएगा, कोहनी लग गई। है पकड़िए पकड़िए, यह गई, वह देखिए। गिर जाने दीजिए साहब, चीज भी ज्यादा महंगी नहीं थी। अजीब मेहनत की अधेले की चीज सोना है, चेन खींच दीजिए। चेन खींचकर तो शायद मुझे बेचकर भी 50 रुपए नहीं मिलेंगे। क्या गिर गया साहब? जी कुछ नहीं, चांदी की मूठ की छड़ी थी। तो गिर गई? स्वर में विषाद और विस्मय दोनों घुल गए। मनमोहन के मुंह से निकल ही तो गया, क्या किया जाए साहब, यह कोई बैलगाड़ी तो है नहीं जो जहां चाहे आवाज देकर ठहरा ली। जी, किसी ने चिढ़कर कहा, आपका नुकसान थोड़ा ही हुआ है, दूसरों का भी ख्याल किया कीजिए। किसी और ने डिब्बे में एक दूर के कोने से कहा, खिड़की के बाहर कोई भी बदन का हिस्सा रखने से ही नुकसान होता है। छड़ी खोने वाले ने कहा, अजी साहब छड़ी गिरी है, वह क्या मेरे जिस्म का हिस्सा था? क्या मस्त आदमी है। सुनने वालों की तबीयत फड़क गई। वाजिद अली शाह ने कैद में कहा था कि एक नाच तो दिखा दो कमबख्तों, मगर फिरंगी उस वक्त जहाजों में सामान लदवा रहे थे। नवाब का राज गया, गोरों का तो ईमान चला गया। मगर समय का अत्याचार देखिए, शहंशाह भूखे खड़े हैं। और कल जो गज हाथ में लिए कपड़ा बेचते फिरते कहते हैं कि तुम्हें इससे ज्यादा कपड़ा नहीं मिलेगा, तुम कमीज पहनकर क्या करोगे?
दरोगा जी की धीमी फुसफुसाहट, लाला जी, यह तो औरत कोई ऐसी वैसी ही है। लाला जी की दबी हंसी जैसे डूबते आदमी के मुंह में पानी भरता जा रहा हो। सारा शरीर हिल रहा है, सारा शरीर हिल रहा है, क्योंकि मनमोहन भी कभी कभी उस हलचल में लचक जाता है। औरत फिर बोल उठी, आप मास्टर जी को कब से जानते हैं? जी, हाल की ही मुलाकात है। मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूं। वे अब फौज में भर्ती हो गए हैं। अच्छा किया। इंजीनियर हैं। और फिर जल्दी से कहा, मैं डॉक्टरनी हूं। आप किसी अस्पताल में हैं या आपकी अपनी डिस्पेंसरी? जी क्या? मैंने कहा डिस्पेंसरी कहाँ है? जी हाँ, पहले मास्टर जी की लॉन्ड्री थी, वहीं कपड़े धुलवाने लोग आया करते थे। लेकिन अधिकांश लोग ऊँग रहे हैं। उनकी चेतना अब लड़खड़ाकर राह दे रही है और अधिक सहना अब उनकी शक्ति के बाहर है। खोने और सोने के दो ही तो आराम हैं जिनके लिए इंसान मेहनत करता है, जागता है। जब दोनों में से एक नहीं रहता, तब वह या तो फौज में रहता है या खब्र में। उस सन्नाटे पर स्त्री की वह पतली आवाज, कभी कभी खिलखिलाहट और पुरुष के स्वर की गुप्त मादकता, उतावलापन के अंधकार में भी समाज का भय। कितने घिनौने हैं वे दांत, किंतु मिट्टी की भी हो। पुरुष, विकृत पुरुष की वासनाओं का एकमात्र केंद्र। आंख मीचकर शब्द सुने जाएं, मनमोहन को कोई आपत्ति नहीं। बस यह याद ना आए कि यह आवाज उन दांतों को छू छू कर आ रही है। उस अचेतन घुटन में प्राणी वैसे ही झूम रहा है जैसे किसी को चक्कर आ रहा हो। वह अपने आप को संभालने में असमर्थ है। उस शिथिलता का विश्राम, जैसे घोड़ा या गधा खड़ा खड़ा सो रहा हो। कैसे भी हो, जीवन का सफर है। सफर को काबू में लाना कठिन है, क्योंकि यह सफर उस बीच के दर्जे के कीड़ों का है जो अपने से ऊंचों से पाई हिकारत को अपने से नीचों को चुराकर अपने आप को किसी तरह छोटी छोटी दुकानों का मालिक बनाए रखना चाहते हैं। वे द्वेष और घृणा के बीच में अविश्वास है और वे झूम रहे हैं जैसे बदनामी ने शादी रोक दी हो। स्टेशन पर भीड़ हमला कर उठी। भीतर एक बाबू ने तड़प कर कहा, ड्योड़ा है, ड्योड़ा। लोग सुन सुनकर लौट रहे हैं। यह उनके बस से बाहर की बात है। क्या खाकर चढ़ेगी? कुछ ने सिर्फ बक्स उठाना सीखा है, बक्स रखना नहीं। कुछ ने नाच उगाया ही है। आज तक जिस रफ्तार से उगाया है, उस ठाठ से खाया नहीं। एक की कमर में दर्द है, एक के दिल में। और पेट का दर्द ऐसा है जो न उनके बाप के जमाने में हटा, न अब जा रहा है। मैले होंगे वे लोग। निश्चय ही सफेद नहीं हैं उनके कपड़े, क्योंकि वे डांट खाकर विरोध नहीं करते, क्योंकि वे नेता के पीछे मर सकते हैं, नेता नहीं बनना चाहते। दो आदमी और एक औरत घुस ही आए। बाबू ने तड़प कर कहा, क्यों घुसाए हो भीतर? ड्योड़ा है, ड्योड़ा। ड्योड़ा है, ड्योड़ा। गांव वाला बोला, तुम टिकट बाबू हो? बाबूपन लौटने लगा है। स्वर में कड़वाहट है, जैसे उन्हें कमीना साबित कर दिया गया है, क्योंकि यह रेल उनके बाप की नहीं है। शायद उन्हें अभी तक बाप का नाम नहीं मालूम था, या रईसी समझकर पहली बार ड्योड़ा सफर कर रहे थे। धुंधले उजाले में अब एक झिल्ली सी बराबर है। खुले दरवाजे से गठरी बाहर उछलकर निकल गई। गंवारिन ने देखा और पति से कहा, यह क्या हुआ? पति किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा रहा। स्त्री देखती रही। बाबू को डांटने वाले गांव वाले ने उपेक्षा से देखा। उसे कोई मतलब नहीं, और वह स्त्री खड़ी है। उसे बाबू वर्ग वह सम्मान नहीं देना चाहता कि वह स्त्री है। उसे बैठने का पहला अधिकार है। वह शायद स्त्री ही नहीं, क्योंकि वह गंवार है। एक छोटी सी गठरी गिर गई है। स्त्री कहती है,
जंजीर खींच दो, बाबू कहते हैं। हैं 50 रुपए का जुर्माना हो जाएगा। बाबू, स्त्री कह उठी, मार का लहंगा है उसमें, बिरादरी में क्या कहेंगे। बिरादरी का उत्तर बाबू के पास नहीं है। अनवरत महानिनाद से रेल बढ़ी चली आ रही है। किसान खेती करता है, दाना दाना महाजन ले जाता है, जैसे वह विराट जनता का प्रसार खानों का अनखुदा कोयला है, जिसे खोदा इसलिए जाता है कि एक बड़े इंजन की आग जगाई जा सके। किंतु इंजन की भूख मिटने वाली नहीं है, क्योंकि वह भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, बेतहाशा भागा जा रहा है, और कोयला जलता जा रहा है, भस्म होता जा रहा है, क्योंकि उसके दो ही प्रयोग हैं। या तो कोयला जिसमें वही चीज है जो हीरे में है, या वह खाद है जो गेहूं की शक्ति की मिठास है। भोर की पहली किरण आकाश में फूट रही थी। मनमोहन ने देखा, वह स्त्री नीचे बैठकर रो रही थी लोगों के पैरों के पास, और उधर हंस हंसकर मास्टरनी डिब्बे को रिझा रही थी। मनमोहन का हृदय जाने क्यों भीतर ही भीतर कराह उठा। जिन साहब की छड़ी गिर गई थी, वे ऐसे बैठे थे जैसे निर्लिप्त होना ही मनुष्य का एकमात्र सुख है, और एक बूढ़ा प्रतीक्षा कर रहा था कि यदि वे ढंग से बैठ जाएं तो वह भी जरा टिक जाए। बैठने का बहाना करके साबुन को ही कलाकंद समझ ले। कहानी का नाम विडंबना। कहानीकार रांगेय राघव जी। वाचनकर्ता अमित पांडे।